नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। पहली बार वो नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार मैंने जब धमकी भरा पत्र भेजा जिसमें दिल्ली के कत्ल का हवाला दिया होता, तो वो फौरन मुझसे मिलने के लिए राजी हो गया। एक गंदे से होटल में उसने मिलने के लिए स्वीकार किया। पहली नज़र में वो मुझे पहचान गए। तुम तो शायद वही आदमी हो जो उस रात मुझे पकड़ना चाहते थे। ठीक, उस समय तुम्हारी एक्टिंग काबिल तारीफ थी। शायद यहाँ तुम्हारा नाम कुछ और ही है। मतलब की बात करो, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वो भी हो जाएगी, पहले कुछ खा पी लिया जाए। और मैंने उससे मतलब की बात की। मैं उसे अपने प्लान में शामिल करना चाहता था। पहले तो वो दिल्ली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, परंतु बाद में जब मैंने उसे समझाया कि उस पर कोई आंच नहीं आएगी, अपनी योजना भी उसे बताई, तो वो चकित रह गया। इतना बड़ा प्लानर शायद ही उसकी नज़र में कभी गुजरा हो। वो तैयार हो गया। बदले में वो 10,000 रुपये चाहता था। मैंने बात पक्की कर ली और दिल्ली आ गया। वो छिप कर रहने लगा, बाहर बिल्कुल नहीं निकलता था और ना किसी ने उसे मेरे साथ देखा होगा। मैंने उसे आधे पैसे दे दिए। रात के समय वो वीना कपूर के फ्लैट की सिचुएशन अच्छी प्रकार दिखाया। मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं भी चूक जाए, क्योंकि मेरी योजना में उसे सबसे अहम रोल अदा करना था। जब वो पूरी तरह तैयार हो गया तो मैंने उससे विदा ली और मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। टीसी से मिलते ही मेरा नाटक शुरू हो गया। जेल जाना मेरी योजना में शामिल था और 20 तारीख की रात मुझे वहाँ कोई ना कोई ऐसा करतब करना था जिससे उस रात जेल में मेरी मौजूदगी का पूरा प्रमाण बना रहे। संयोग से उस रात मेरी झड़प गश्त पर आए जेलर से ही हुई। हाँ, उस रात जब मैं जेलर से झड़प रहा था, मुझे ज्ञात था कि उस रात दिल्ली में क्या घटना घटने जा रही है। मैं सिर्फ इस बात की प्रार्थना करता रहा कि मुन्ने खां रंगे हाथों न पकड़ा जाए। अगर ऐसा होता तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाता। 20 तारीख की रात मुन्ने खां ने एक टेलीफोन बूथ से वीना कपूर को फ़ोन किया। ये बूथ फ्लैट से निकट ही था। उस समय वो मेरी पैंट और मशहूर ओवरकोट पहने था। ठंड थी, इसलिए उसने चेहरे पर मफलर लपेटा हुआ था। ऐसी हालत में यदि कोई उसे देखता तो सिर्फ ओवरकोट देखकर ही पहचान जाता कि ये मैं हूँ। मुन्ने खां ने वीना कपूर को फ्लैट से निकलते देखा और उसके बाद वो फ्लैट की तरफ बढ़ गया। फिर वो सारी घटनाएं घट गईं जिसके बारे में तुम भी जानते हो। मुन्ने खां ने जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा किया, अर्थात पंडित हरिभजन का खून वीना कपूर के बेडरूम में, और बालकनी से कूद कर भाग निकला। हरिभजन के गुर्गों ने सिर्फ ओवरकोट और मोटरसाइकिल से सीधा मुझे पहचानने का दावा किया। मुन्ने खां भागकर साउथ एक्सटेंशन की कोठी पर पहुंचा और पुलिस की प्रतीक्षा करने लगा। उसने कमरे की रोशनी जलाई हुई थी। कपड़े उतार कर वहीं फेंके जो मेरे ही थे, जिन पर खून लग गया था। अपने कपड़े पहने और पुलिस के आते ही रोशनी बुझाकर इस प्रकार पिछले रास्ते से निकल भागा जैसे वो जल्दबाजी में भागा हो। उसके बाद पुलिस ने एक ही कमरे में मेरे विरुद्ध सबूत पा लिए। मुन्ने खां भाग चुका था और पुलिस मुझे खोजने लगी थी। खून के मामले में किराए के हत्यारे से बड़ा खून करने वाला होता है। मुन्ने खां ने दस्ताने पहनकर सारा काम किया था। अगर पुलिस बारीकियों पर जाती तो शायद मामला जटिल हो जाता। जैसे पुलिस ने यह नहीं सोचा कि फ्रिज पर उंगलियों के चिन्ह नहीं थे और पानी की बोतल पर चिन्ह पाए गए। बाकी कहीं भी मेरी उंगलियों के चिन्ह नहीं थे। और अगर पुलिस इस तथ्य पर पहुंच भी जाती तो शायद ये सोचती कि बोतल का पानी पीने के बाद वो उस पर से चिन्ह मिटाना भूल गया होगा और बाकी सभी चिन्ह मिटा दिए होंगे। मैंने पहले ही ये बात बैठा दी थी कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, वरना पुलिस ये अवश्य सोचती कि इतना बुद्धिमान और चालबाज व्यक्ति ऐसी खुल्लम खुल्ला हत्या नहीं कर सकता जिसके सारे सबूत उसे खूनी साबित कर रहे हो। बहरहाल पुलिस की निगाह में इसमें कोई बारीकी नहीं थी और वो तेजी के साथ सिर्फ मुझे खोजने लगे। मैं जानता था जिस समय मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा तो घटना स्थल पर जिस किसी गवाह का बयान होगा वो ये कभी नहीं कहेगा कि उसने मुझे पीठ की तरफ से देखा, बल्कि वो यही कहेगा कि उसने मुझे सामने से देखा। अब क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि पानी की बोतल पर मेरी उंगलियों के चिन्ह कैसे बन पाए? छुरे की मूठ पर भी मेरे ही चिन्ह क्यों पाए गए? शायद मैं नहीं समझ पाऊँ, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार खून उसी छुरे से किया गया था। अब अगर मुन्ने खां ने उसका प्रयोग किया था तो तुम्हारे कथन अनुसार वो दास्ताने पहने था। ना भी पहने होता तब भी तुम्हारी उंगलियों के चिन्ह रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।
मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। इसका जवाब भी मैं ही दूंगा। जब मेडिकल जांच होती है तो छुरे पर लगे खून का मिलान मकतूल के खून से किया जाता है। दूसरे छुरे का नाप और जख्मों की गहराई चौड़ाई से पता किया जाता है कि क्या वही छुरा खून के लिए प्रयोग किया गया। जब ये बातें सही बैठ जाती हैं तो मेडिकल रिपोर्ट हो जाती है। मैं इन बातों की गहरी जानकारी रखता हूँ। मैं ये चाहता था कि खून के जिस शस्त्र को पुलिस कोर्ट में रखे ये वही छुरा हो जिससे मैं कई बार धमकियां दे चुका था। हाथी दांत की मूठ का छुरा जिस पर मेरा नाम भी खुदा था। दरअसल उस छुरे से खून हुआ ही नहीं। उसी के आकार का वैसा ही दूसरा छुरा मैं तैयार कर चुका था जिसके फल की लंबाई चौड़ाई में एक सूत का भी फर्क नहीं था। इस दूसरे छुरे से मुन्ने खां ने खून किया था और जिस पर मैंने पहले ही अपनी उंगलियों के चिन्ह रख छोड़े थे, जो बड़ी सावधानी से रखा गया था। उसे खून के बाद मुन्ने खां ने बड़ी चतुराई से पंडित हरिभजन के घाव में डुबोया। ये काम उसने इतनी सावधानी के साथ किया कि मेरी उंगलियों के चिन्ह न मिटे। उसने फल का मूठ वाला सिरा पकड़कर घाव में डुबाया और उस पर पंडित हरिभजन का खून आ गया। जिस सावधानी के साथ वो रूमाल में लपेटकर उस छुरे को ले गया था उसी तरह वापस ले आया और कमरे में छोड़ दिया। ओवरकोट का फटा हुआ टुकड़ा उसी ने हरिभजन की मुट्ठी में फंसाया था। इस प्रकार सारे सबूत चमकने लगे और पुलिस की निगाह में यह मुकदमा सारे सबूतों सहित पक्का हो गया। सिगरेट के टुकड़े भी मुन्ने खां ने फेंके थे और वो बियर की बोतल जिसका पानी पिया गया था वो घटनास्थल पर कैसे आई? सब कुछ योजना में शामिल था। दरअसल मुन्ने खां अपने साथ ऐसी बोतल ले गया था जिसे लोग अक्सर फ्रिज में पानी भर कर रख देते हैं, बियर की बोतल। और मैं एक बार बिजली का कर्मचारी बनकर वीना कपूर के फ्लैट में घुसा था। मैंने फ्रिज में रखी बोतल देखी हुई थी। ऐसी एक बोतल पर मैंने उंगलियों के चिन्ह लगाए हुए थे जिसे मुन्ने खां ने वहां छोड़ दिया और फ्रिज से एक बोतल कम करके अपने साथ ले आया। ओह भगवान, तुमने इतनी भारी की योजना बनाई जिसमें तुम्हारी जीत हर हालत में होनी थी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मुन्ने खां अगर पकड़ा जाता तो तुम्हारी योजना चौपट हो जाती। वो बाद में तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकता था। तुम्हारी इस योजना में उसने भाग लिया था। हाँ, मैंने सोचा था, इसलिए तो योजना खत्म होने के बाद उससे भी तो मर जाना था। वो इस खून का राजदार था। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी राजदार रहे, इसलिए मैंने उसे रामपुर और नैनीताल के बीच पड़ने वाले जंगल में पहुंच जाने के लिए कहा था। मैंने बाकी पैसा वहीं अदा करने के लिए वादा किया था। वो जानता था मैं रामपुर की जेल में रहूंगा और उसे पैसे देते ही खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। तो क्या तुमने उसे? हाँ, वो रात बड़ी भयानक थी। जेल से छूटने के बाद मैं उस जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो जंगल मैंने पहले से नियुक्त की हुई थी। मैं गिरफ्तार होने से पहले एक बार वहां अपना इंतजाम कराया था। अगर मुन्ने खां वहां तक सही सलामत पहुंच जाता तो सारी बाजी मेरे हाथ थी। योजना का दूसरा चरण दिल्ली से दूर होना था। मेरी स्कीम में मुन्ने खां को मरना था, ऐसी जगह जहां उसकी लाश मिलने के बाद भी उसका संबंध इस केस से ना जोड़ा जा सके, जहां उसकी शिनाख्त भी ना हो सके। और जब लाश की शिनाख्त नहीं होती तो मामला जटिल हो जाता। मैंने पहले वहां 4 दिन के लिए खेमा लगाया था, जैसे कोई शिकारी। शिकार मेरा बहाना था। दरअसल वहां घने जंगलों की एक कंदरा में मैंने काफी गहरी कब्र खोदी थी जिसे मैं घास फूस और टहनियों से ढकाया था। खेमा उजाड़ कर मैं वापस आ गया था। उसके कई दिनों बाद मुझे वहां पहुंचना था। सड़क के किनारे एक मील पोल मैंने उसे बताया था जिसके बराबर से एक पगडंडी जंगल में चली जाती थी। उसे इसी रास्ते से आगे बढ़कर नदी किनारे पहुंचना था। यहीं एक बड़ी चट्टान पर मेरी उससे मुलाकात होनी थी। मैंने उसे समझाया था कि पुलिस मुझे कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए जेल से छूटते ही तुरंत किसी निर्जन स्थान पर उसका इंतजार करूंगा और वहीं पैसे दे दूंगा। और वो निर्जन स्थान यही जंगल चुना गया था। जेल से छूटने के बाद मैं उसी जंगल में पहुंचा। इस दौरान मुन्ने खां मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिला था, परंतु जब मैं जंगल में पहुंचा तो वो वहां मुझसे पहले ही मौजूद था। उसने खेमा डाला हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पहले ही वहां जम जाएगा। मैंने तो उसे एक सराय में ठहरने के लिए कहा था। जब तक मेरा खत उसे ना मिलता उसे सराय में ही रहना था। उस खेमे को देखकर मैं ठिठक गया था। मैंने उन पेड़ों की झुरमुट से छिपकर देखा। मुन्ने खां ही था। वो अकेला होता तो मैं सामने प्रकट हो जाता
मुश्किल ये थी कि उसके साथ कौशिक भी था। कौशिक मुझे आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान लगता था, इसलिए मैंने मुन्नी खां को समझाया था कि इस बारे में वो कौशिक को कुछ भी ना बताए। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।